हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे जी। जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। चलो, सब लोग अच्छे हैं बेटा, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। अरे बेटा, क्यों नहीं ठंड लग रही? ठंड बहुत पड़ रही है सच में। देखिए, ठंड बहुत पड़ रही है और ये मेरा जो स्टूडियो है ना, ये एक्चुअली आउटसाइड में और है। आउटसाइड का मतलब है कि स्टूडियो के ऊपर जस्ट वेंटिलेशन के लिए, लेकिन एक वो होता है ना, जिसको आप लोग जाल कह देते हो या वो, और है तो सीधी हवा और आती है। बहुत ठंड पड़ रही है यार सच में। और इस 10 बजे वाली क्लास लेने में बस कुछ पूछो मत तुम। ठीक है ना, मुझे कितनी प्रॉब्लम सी होती है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्लास तो लेना ही है बेटा। ठीक है, आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। ठीक है, तब तक कहाँ। और सच में मजा तो तभी आएगा जब आप सब लोग जो है वर्दी इस साल, ठीक है, आप लोगों के बदन पे वर्दी हो। एक सपना होता है टीचर का कि उसके छात्र सफल हो जाए ऐसा। ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी लोग जुड़ जाओ। ठीक है, ये वाला प्रश्न हम लास्ट, ठीक है, इसी प्रश्न पर थे ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 पर थे और स्वापक औषधि का मतलब मैंने आपको बताया था नारकोटिक्स। ठीक है, तो स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराधों के नियंत्रण हेतु धारा 15 से 25 तक कितना कठोर दंड प्रस्तावित है? धारा 15 से 25 तक कितना कठोर दंड प्रस्तावित है? प्लीज आप लोग मुझे इसका रिप्लाई करेंगे। बेटा, मानसिक अभिरुचि ज्यादा मार्क्स की नहीं आती, बात समझ में आ रही है? बस ये तो एक तरह से ये है कि हाँ, ठीक है, एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस आए कि हमने, ठीक है, अच्छे से प्रश्न देखे हैं। मानसिक अभिरुचि के प्रश्न के आधार पर ही हमने बहुत अच्छे से इसका रिवीजन किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक कॉन्फिडेंस आप लोगों को देने के लिए, एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करके आए इसलिए, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जा रहा है। बाकी का देखो, अभी तक जो एग्जाम आपके पुलिस के हुए हैं तो वहां पर मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी के, ठीक है, जो 14 टॉपिक है इनसे कुछ ज्यादा प्रश्न तो देखने को नहीं मिले। इस बार पता नहीं क्या होता है, क्योंकि एग्जाम के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है ना, कुछ पहले से नहीं बोला जा सकता बच्चे। चलिए, सब लोग अच्छे हैं। अच्छा, एक बार बताओ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? मैं 2 विषय पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपके खाकी 2.2 बैच में। और खाकी पहले वाले में मैंने 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए थे, मतलब इस बैच में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। और खाकी 1.0 में मैं 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए थे, शायद आपको पता होगा। मैंने वहां पर पॉलिटी पढ़ाई थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी बहुत शानदार पढ़ाई। हालांकि पॉलिटी के लिए तो आप लोग याद करते हो कि सर क्या जबरदस्त आपने पॉलिटी पढ़ाई, ठीक है, तो वहां से आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया पॉलिटी को। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी पढ़ाई है। अगर आपके किसी भी एग्जाम्स में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस का अच्छा खासा योगदान होता हो, पूछी जाती हो, तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैंने खाकी 1.0 में कराया है। अब मैं जब खाकी 2.0 की बात करता हूं तो इसमें भी 2 विषय में पढ़ा रहा हूं आपको, ज्योग्राफी और ये मानसिक अभिरुचि। तो बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, सभी लोगों को? चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर था कि अगर स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपराधों के नियंत्रण हेतु धारा 15 से 25 तक न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास है। कितना है भैया जी? न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। कितने साल का? 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, ये मतलब ये क्लास तो मूड फ्रेश करने के लिए लिया करो रात में, कि चलो इस क्लास में मूड फ्रेश करेंगे हम, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्रश्न लगाएंगे जो बेसिकली आपके डेली लाइफ प्रैक्टिकल पर आधारित है, या फिर जब आप सर्विस में चले जाएंगे तो इस तरह के केस आपको देखने को मिलेंगे भी। नेक्स्ट, अगला है, ठीक है ना। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपराधों के नियंत्रण हेतु धारा 15 से 25 तक अधिकतम दंड कितना है? तो ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास है। ठीक है, 10 वर्ष का कारावास है। क्लियर है? तो स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम
1985 के अंतर्गत अपराधों के नियंत्रण हेतु धारा 15 से 25 तक अधिकतम दंड कितना है सर? तो अधिकतम दंड जो है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, धारा 15 से 25 तक, ठीक है ना? नहीं, सॉरी, अधिकतम पूछा है, नहीं, अधिकतम पूछा है बेटा, माफ करना, ठीक है। तो यहां पर है स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एनडीपीएस के अंतर्गत अपराधों के नियंत्रण हेतु धारा 15 से 25 तक कितना कठोर दंड? तो यहां पर न्यूनतम 10 वर्ष है और अधिकतम 20 वर्ष का कारावास है, अधिकतम 20 वर्ष का कारावास है। आपने एक केस सुना होगा, ठीक है, शायद पिछले साल का है, बड़ा सुर्खियों में रहा था कि एक नार्कोटिक्स ऑफिसर थे जिनका नाम था बेसिकली समीर वानखेड़े, ठीक है, और उनको बड़ा ईमानदार ऑफिसर भी बताया जाता रहा था कि समीर वानखेड़े ने, ठीक है, इस तरह की बॉलीवुड की जो रेप पार्टीज होती हैं तो उनमें होने वाले, ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स जो है, ठीक है, उनको पकड़ा है, या फिर इस तरह के रैकेट का उन्होंने भंडाफोड़ किया है। मतलब मुंबई में जो है ना बेटा, ठीक है, मुंबई, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई में, और वहां पर इस तरह के नार्कोटिक्स पदार्थों का बहुत चलन है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी सेलिब्रिटी का बच्चा ऐसा हो जो बच्चे ऐसे पदार्थों का सेवन ना करता हो। ये एक आम है, उनके कल्चर में है, जैसे हमारे कल्चर में है ना, ठीक है, कि गांव का घी खाना, ठीक है, गुड़ खाना, मक्का बाजरा की रोटी, सरसों का साग, जैसे ये हमारे कल्चर में, ऐसे उनके कल्चर में, क्योंकि उनको उनके माँ बाप से ये सीखने को मिला है, उनके माँ बाप भी ड्रग्स वगैरह का सेवन करते हैं, ठीक है, तो बच्चों को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो बच्चे भी आमतौर पर ड्रग्स इत्यादि का सेवन करते ही हैं वहां पर। अगर आप, ठीक है, सबको देखोगे तो आमतौर पर इस तरह के आपको सेवन करते हुए ये लोग देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कुछ चीजें से संबंधित मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली, ठीक है, तो वहां पर एक क्या नाम है, एक शिप पर एक इस तरह की पार्टी का आयोजन हो रहा था, और उस पार्टी के आयोजन में शाहरुख खान का लड़का जो है बड़ा वाला आर्यन खान, वो भी वहां पर पहुंचा हुआ था, उसके दोस्त भी थे, ठीक, काफी सारे। तो समीर वानखेड़े को ये उपयुक्त अवसर मिला कि ठीक है, शिप पर पार्टी हो रही है तो पक्का इसमें ड्रग्स तो चलेगी और यहाँ पे छापा मारा जा सकता है, और बेसिकली यहाँ से बड़ी मात्रा में, ठीक है, इस तरह के नार्कोटिक्स पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। जब छापा मारा गया तो सभी से मिले, लेकिन एक्चुअली आर्यन खान से, जो कि शाहरुख खान का बेटा था, ठीक है, उसकी जेब से अथवा कहीं पर भी ये एविडेंस नहीं मिला कि उसने इस तरह के पदार्थ का कंज्यूम कर रखा था, सेवन कर रखा था। शायद हो सकता है कि उन्होंने पहले ही रेड मार दी, ठीक है ना, पार्टी शुरू होने से पहले ही, ठीक है, जब तक जो भी था, ठीक है। तो आपने देखा होगा बच्चे, तो ये इस तरह के ये नार्कोटिक्स पदार्थ होते हैं, इसमें ड्रग्स, हेरोइन, गांजा, अफीम, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो अधिकतम दंड जो है वह 20 वर्ष का है, अधिकतम 20 वर्ष का है। अगर मान के चलिए कि आर्यन खान इसमें दोषी होता, ठीक है, तो कम से कम बच्चे 10 साल और अधिक से अधिक 20 साल के लिए अंदर था। इसका मतलब है कि पूरी जवानी जेल में निकल जाती। चलिए, है ना, तो 20 वर्ष हो गया, अधिकतम 20 वर्ष का। नेक्स्ट आगे है बच्चे, स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 से 25 तक सभी धाराओं में जुर्माने की राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो सभी धाराओं में लगभग जुर्माने की राशि कितनी है? ठीक है, हालांकि ये बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, इनके बच्चे अगर पकड़े भी जाते हैं, ठीक है, तो 1 से 2 लाख रुपए जुर्माने देने में इनका कुछ भी नहीं जा रहा। ये ऐसे चुटकियों में 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना दे सकते हैं, लेकिन फिर भी पूछा गया है कि धारा 15 से 25 तक सभी धाराओं में जुर्माने की राशि कितनी निर्धारित की गई है? कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो जो राशि निर्धारित की गई है बेटा, वह 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में है। ठीक है, कितनी बच्चे? 1 लाख से 2 लाख, ध्यान रखिएगा, 1 लाख से 2 लाख। न्यूनतम बेटा 10 साल का, ठीक है, और अधिकतम 20 साल तक की जेल हो सकती है। न्यूनतम 10 साल का कारावास होगा ही होगा अगर आप स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अभियुक्त हैं और आप पर दोषारोपण सिद्ध हो जाते हैं। मतलब ठीक, आप अभियुक्त हैं और उसके ऊपर आपके ऊपर जो ना दोष भी सिद्ध हो जाता है। अगर आप दोषी भी हैं, आपने इस तरह के पदार्थों का तो सेवन किया है या फिर आप इस तरह के पदार्थों की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ठीक है, इलीगल ट्रैफिकिंग है, ठीक है ना, आप इनको मार्केट में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, आप सप्लायर हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीजें अगर आपके पास मिलती हैं तो न्यूनतम तो 10 साल, अधिकतम 20 साल, और जो जमानत राशि है वह जमानत राशि भैया जी 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में होगी। चलिए बेटा, और कितना स्लोली पढ़ाऊं? अभी तक 3 प्रश्न मैंने कराए हैं 14 मिनट में, ठीक है, और इससे ज्यादा स्लोली क्या पढ़ाऊं?
बस ये ध्यान रखना है, अगर प्रश्न पूछा गया आपका अपराध नियंत्रण से तो ये एनडीपीएस से प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 से 25 तक सभी धाराओं में जुर्माने की राशि, ठीक है, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में है, ठीक है ना। एनडीपीएस 1985 के अंतर्गत धारा 15 से 25 तक अधिकतम दंड 20 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और न्यूनतम 10 वर्ष तक का कारावास तो होगा ही होगा। ये 3 प्रश्न ही हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या बेटा, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट की धारा 15 से 25 तक वर्णित अपराध करने पर यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार या अधिक बार दोष सिद्ध किया जाता है तो उसे कितने वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। ठीक है, देखो एक बार तो, ठीक है, उसके ऊपर दोष सिद्ध हो ही चुका है, ठीक है, एक बार उसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, अब दूसरी बार या तीसरी बार या उससे अधिक बार दोष सिद्ध उसके ऊपर होता है तो उसे कितने वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। ठीक है, एनी आइडिया? बताओ। चलिए किशन पटेल का है, ठीक है, किशन पटेल बोल रहे हैं सर बिल्कुल बेटा, ठीक है। देखो ऐसी स्थिति में 15 से 30 साल तक का कारावास आपको मिल सकता है और 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर ठोका जा सकता है या लगाया जा सकता है। तो 15 से 30 वर्ष तक का कारावास, मेरी बात सुनिएगा आराम से, 15 से 30 वर्ष तक का कारावास और 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। नेक्स्ट आगा है बच्चे, स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत यदि दोष सिद्ध अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो बेटा दोष सिद्ध अपराधी को मृत्युदंड की सजा किस धारा के अंतर्गत दी जाएगी? दोष सिद्ध अपराधी को मृत्युदंड की सजा किस धारा के अंतर्गत दी जाएगी? तो 15 से 25 के अंतर्गत तो नहीं आएगी बेटा, किसके अंतर्गत आएगी? धारा 31A के अंतर्गत आएगी। ठीक है, 15 से 25 के अंतर्गत नहीं आने वाली, क्योंकि 15 से 25 के अंतर्गत तो न्यूनतम सजा, अधिकतम सजा, न्यूनतम जुर्माना, अधिकतम जुर्माना, यही सब है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलिए बेटा इस एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत किसी दोषित अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी जा रही है ना, तो बेटा मृत्युदंड की सजा किसके? धारा 31A के अंतर्गत आ रही है। वह किसके अंतर्गत आ रही है? धारा 31A के अंतर्गत आ रही है। नेक्स्ट आगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बेटा, स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को अपराध नियंत्रण हेतु अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशंस के द्वारा निम्नलिखित में से किस विभाग के अधिकारियों को पुलिस थाना अध्यक्ष की शक्तियां प्रदान कर सकती है? ये ध्यान रखना। ठीक है, स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को अपराध नियंत्रण हेतु अधिक प्रभावी बनाने के लिए, अपराध नियंत्रण हेतु बेटा अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशंस के द्वारा किस विभाग के अधिकारियों को पुलिस थाना अध्यक्ष की, ठीक है ना, शक्तियां प्रदान कर सकती है? सेंट्रल एक्साइज विभाग, नारकोटिक्स विभाग, कस्टम अधिकारी, रेवेन्यू विभाग, इंटेलिजेंस विभाग, सीमा सुरक्षा बल, उपयुक्त सभी विभागों के अधिकारियों को। ये ध्यान रखना, केंद्र व राज्य सरकार बेटा नोटिफिकेशन जारी करके, ठीक है ना, सभी विभागों के अधिकारियों को थाना अध्यक्ष की शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। थाना अध्यक्ष की शक्तियां का मतलब होता है कि आपको कस्टडी में रखा जाएगा, ठीक है, आपसे पूछताछ की जाएगी, ये सारी चीजें बेटा, ठीक है, सभी को। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से प्रश्न आया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, अधिक प्रभावी बनाने के लिए लोक सेवक की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाया गया है। लोक सेवक, तो निम्नलिखित में से लोक सेवक कौन नहीं है? ठीक है सर, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लोक सेवक की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाया गया है। इनमें से कौन लोक सेवक है ही नहीं? कोई व्यक्ति जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो
और सरकार से वेतन प्राप्त करता हो वो लोक सेवक नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन ए बोल रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति लोक सेवक नहीं माना जाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति लोक सेवक नहीं माना जाएगा जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हो और सरकार से वेतन प्राप्त करता हो, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हो और सरकार से वेतन प्राप्त करता हो। ऑप्शन बी, कोई भी न्यायाधीश व न्याय निर्णय में उसके अधीनस्थ कर्मचारी वो लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। कोई भी न्यायाधीश व न्याय निर्णय में उसके अधीनस्थ कर्मचारी लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। ऑप्शन सी, कोई व्यक्ति जो मतदाता सूचियां बनाने, उसका प्रकाशन करने या उन्हें संशोधित करने के लिए अधिकृत अधिकारी है उसे लोक सेवक नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूचियां बनाने, उनका प्रकाशन करने या उन्हें संशोधित करने के लिए अधिकृत अधिकारी है, भैया जी वह लोक सेवक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अधिवक्ता, संघों के अध्यक्ष व सचिव लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि भैया जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए लोक सेवक की परिभाषा क्या है, कि लोक सेवक किसको नहीं माना जाएगा। तो देखो बेटा, केंद्र व राज्य सरकार का कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक पब्लिक सर्वेंट है, लोक सर्वेंट है। इसके अलावा बेटा, ठीक है, न्यायाधीश, ठीक है, या फिर न्याय हेतु रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको न्याय की शक्तियां प्राप्त हैं वो लोक सेवक है। लेकिन अधिवक्ता, एडवोकेट, ठीक है ना, अधिवक्ता, संघों के अध्यक्ष और सचिव जो हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली एडवोकेट, वह लोक सेवक नहीं माने जाएंगे, वो लोक सेवक नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी लोक सेवक, ठीक है, अपने किसी भी सार्वजनिक दायित्व को पूरा करने के लिए रिश्वत, भेंट, उपहार इत्यादि की मांग करता है तो इसको भ्रष्टाचार माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? भ्रष्टाचार। कई बार ऐसा होता है कि आपने ये भ्रष्टाचार, पता है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन ये भ्रष्टाचार जो ना खुला है, ठीक है, हमारे यहाँ खुले रेट है। जैसे अगर आप लेखपाल के पास खसरा या खतौनी के लिए जाते हो तो 500 रुपए का चढ़ावा तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा, बेशक, ठीक है, आप अपने ही काम के लिए जा रहे हो। उस व्यक्ति की नियुक्ति सरकार इसलिए करती है क्योंकि वह आपके इन कार्यों को कर सके, उसे सरकार से इस बात का वेतन भी मिलता है, लेकिन फिर भी खसरा खतौनी इत्यादि करने के लिए उसको चढ़ावा जाता ही जाता है। ऐसे रजिस्ट्रार, ठीक है, जब फाइनली आपकी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री पर जो सबसे अंतिम सिग्नेचर होते हैं, जो मान्य सिग्नेचर, वो रजिस्ट्रार साहब के होते हैं। तहसील में बैठते हैं रजिस्ट्रार साहब को भी जो है ना कुछ बेटा मिठाई का डिब्बा या फिर इस तरह की मिठाई के डिब्बे से ज्यादा उनके लिए चढ़ावा होता है, नहीं तो वो साइन ही नहीं करता रजिस्ट्रार। सोच के देखिए, रजिस्ट्रार को सरकार पैसा ही इस वजह से दे रही है, उसको पैसा इस बात का मिल रहा है कि वो सिग्नेचर करने के लिए अधिकृत अधिकारी है, वो देखता है सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, दोनों पार्टी ठीक है, ठीक है, क्रय पक्ष और विक्रय पक्ष ने ठीक है ठीक समझौता किया है, किसी भी तरह का जमीन को लेकर कोई विवाद तो नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीजें लास्ट में वो अपने सिग्नेचर करता है। लेकिन वो भी ठीक है, तो हर एक टेबल रुपए पैसे का आकांक्षी है, खुला रेट है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत, ठीक है ना, क्रिमिनल मिसकंडक्ट, आपराधिक अवचार का अपराध किसी लोक सेवक द्वारा कब किया जाता है? मतलब कोई भी लोक सेवक, कोई भी पब्लिक सर्वेंट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत क्रिमिनल मिसकंडक्ट का अपराध, ठीक है ना, कब उसके द्वारा माना जाता है कि उसने क्रिमिनल मिसकंडक्ट या आपराधिक अवचार का अपराध किया है किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने? यदि वह अपने लिए विधिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त, ठीक है ना, पारितोषिक मतलब ग्रेटिफिकेशंस आदतन स्वीकार करता है। यदि वह अपने लिए विधिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त मतलब जो सरकार उसको सैलरी दे रही है उसके अतिरिक्त अगर वो कोई ग्रेटिफिकेशन आदतन स्वीकार करता है, आदतन का मतलब उसकी आदत ही बनी हुई है, वो सिग्नेचर करेगा ना तो आपसे कुछ ना कुछ तो ले ही लेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं तो एक अच्छा सा मोबाइल फोन ले लेगा। अगर सीधे सीधे बेटा रिश्वत नहीं लेगा, नोट नहीं लेगा, तो आपसे बोल देगा कि जो करंटली मोबाइल अच्छा चल रहा हो दे दे, ठीक है ना, उसके बेटे को मोबाइल की जरूरत है। या फिर हो सकता है कि लैपटॉप, मान ले कि उसकी बिटिया अभी 12th क्लास में आई है, उसको अच्छे से लैपटॉप की जरूरत है, बिटिया से फोन करके पूछ लेगा बिटिया कौन सा लैपटॉप चाहिए था, कि पापा वो HP वाला चाहिए, तो आपसे बोल देगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं सिग्नेचर तो करूंगा, रिश्वत में लेता नहीं हूं, चलो कोई बात नहीं, आप अपनी ही बिटिया समझ के उसके लिए एक लैपटॉप दे देना, ठीक है। इस तरह की मांग भी करते हैं। कुछ ऐसी भी मांगे कर देते हैं कि बहुत दिन हो गए, पत्नी डिमांड कर रही थी कि मैंने उनके लिए कुछ गोल्ड का कुछ बनवाया नहीं, ना सोने की अंगूठी बनवाई, ना कुछ सोने का मैंने उनके लिए जंजीर बनवाई, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, अपनी पत्नी समझ के उनके लिए आप, मतलब ऐसे तो नहीं बोलेगा अपनी पत्नी समझ के, ठीक है,
ये बोल देगा कि चलिए कोई बात नहीं, आप भाभी जी के लिए ठीक है एक सोने की अंगूठी या फिर कोई भी एक चैन वगैरह ठीक है उनके लिए गिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आदत बनी हुई है उसकी। अथवा प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है, प्राप्त करने के लिए सहमत होता है। जैसे आपने उसको बोला, ठीक है, वो खुद नहीं मांग रहा, लेकिन आपने ऐसा बोला, अरे नहीं 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 नहीं, बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से, मोबाइल रख लीजिएगा, बच्चे को दे देना, या बिटिया के लिए लैपटॉप दे देना, या भाभी जी को ये सोने की अंगूठी मेरी तरफ से दे देना, ठीक है, तो सहमत हो जाता है। अथवा स्वयं के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मैंने बोला ना स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अतिरिक्त पारितोषण मतलब ग्रेटिफिकेशन सहित अथवा इनाम स्वरूप प्राप्त करने का प्रयास करता है। उपयुक्त सभी स्थितियों में वह आपराधिक अविचार का अपराध करता है, मतलब वह क्रिमिनल मिसकंडक्ट का अपराध करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 26 का डी। इन सभी स्थितियों में वह क्या करता है बेटा? क्रिमिनल मिसकंडक्ट का अपराध करता है, आपराधिक अविचार का अपराध करता है, आपराधिक अविचार का अपराध करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुझे साइड में होना पड़ रहा है, कल से मैं इन क्वेश्चंस को आधे, ठीक है, कि आधे पे करके लाइए जिससे कि मैं आधे पे खड़ा हो सकूं। यहां पे भी मुझसे खड़े होने के लिए पाबंदी है। चलिए ठीक है ना, अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। पदीय कार्य करने के लिए कोई लोक सेवक, पदीय कार्य करने के लिए मतलब है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, उस कार्य को करने के लिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने विधिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई अन्य पारितोषिक प्राप्त करता है। मतलब जो उसका सरकारी काम है, जो उसकी ड्यूटी है, उस कार्य को करने के लिए, इनफैक्ट जो उसकी ड्यूटी है, ठीक है, तुम भाई साहब उससे अपने घर पे भैंसों की सानी नहीं करवा रहे, तुम उससे चारा नहीं कटवा रहे, अपने बर्तन नहीं धुलवा रहे, ना झाड़ू लगवा रहे, ठीक है, केवल वही कार्य करवाने के लिए आप उसके पास गए हैं, निवेदन कर रहे हैं, जिस काम के लिए, ठीक है, उसको अपॉइंट किया गया है, जिस काम के लिए सरकार उसको पैसा देती है, उसी काम के लिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, अपने विधिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई अन्य पारितोषिक प्राप्त करता है, तो उस अपराध के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में किस प्रकार के दंड का प्रावधान है? 5,000 रुपए जुर्माने का, 10,000 रुपए जुर्माने का, 3 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना, और 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना। तो इस स्थिति में उन पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक का कारावास और जुर्माना लग सकता है। ठीक है बच्चे, मतलब पदीय कार्य करने के अतिरिक्त कोई भी लोक सेवक, पदीय कार्य का मतलब है जिस कार्य के लिए, ठीक है, सरकार उसको झेल रही है, उस कार्य को करने के लिए बताइए बच्चे, ठीक है, वो अतिरिक्त पारितोषिक की मांग करता है। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, अभी आप है नहीं विभाग में, जब आप विभाग में जाएंगे तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि आप, ठीक है, ट्रैफिक में है और आपका जो टीआई है, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, ठीक है, वो क्या करेगा बच्चे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की आपको सिग्नल पे खड़ा करके और आपसे बोल देगा, ठीक है, और उसमें परसेंटेज भली भांति होगा कि जैसे 100 रुपए आता है और उस चौराहे पर 2 कांस्टेबल और एक टीआई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 10% तुम्हारे पास जाएगा, 10% दूसरे कांस्टेबल के पास जाएगा, शेष 80% टीआई साहब के पास जाएगा। टीआई साहब कहीं पीपल के पेड़ के नीचे आराम से बैठ के इंस्टाग्राम पर रील देख रहे होंगे, अपनी बीवी से बात कर रहे होंगे, या फिर होने वाली बीवी से बात कर रहे होंगे, और तुमको बेचारा धूप में खड़े करके वो सिग्नल पे जो है ना इस तरह के गलत गलत गंदे गंदे काम करवा रहे होंगे। फिर तुम, ठीक है, क्या करोगे? तुम बिना हेलमेट वालों को तो पकड़ोगे ही, इसके अलावा तुम उस व्यक्ति को तो पकड़ोगे ही जिसके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, उसको भी तुम पकड़ोगे, बिना हेलमेट वाले को भी पकड़ोगे, ठीक है ना, और तुम ये भी देखोगे कि भैया, ठीक है ना, उसने ये मतलब वो बेसिकली जो ना इस तरह से चल रहा है अथवा उस तरह से चल रहा है, वो सारी चीजें तो आप देखो ही देखोगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा, ठीक है ना, अगर तुमको कोई लगता है कि कोई व्यक्ति सज्जन है, हेलमेट लगा रखा है बाकायदा, ठीक है, डिसेंट लगता है, हेलमेट भी लगा रखा है, गाड़ी भी साफ सुथरी है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी है, नई गाड़ी है, तो फिर भी आप ज्यादा रुपए प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप रुपए पैसे के रिश्वत के आकांक्षी हो चुके हैं, आपको आदत पड़ चुकी है रिश्वत लेने की, ठीक है। शुरुआत में तो आपने, ठीक है ना, इसको अपने किसी बड़े अधिकारी के दबाव में किया शुरुआत में, क्योंकि अधिकारी का दबाव था कि 10% आपको भी मिलेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अपने टीआई के दबाव में किया, तो शुरुआत में आपने उन लोगों को रोका जिनके पास हेलमेट नहीं था,
या फिर जो 2 से अधिक थे, 3 थे या 4 थे बाइक पर, या जिनकी बाइक की कंडीशन बहुत खराब थी, आपको अंदाजा हो गया कि ये चोरी की हो सकती है, या फिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी तो कंफर्म हो गया कि पक्का चोरी की होगी, तो आपने रुकवाया। रुकवाने के बाद सबसे पहले आपने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, फिर आपने पॉल्यूशन के कागज मांगे, फिर आपने आरसी मांगी, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन मांगा, इस तरह की चीजें मांगी। उसने अगर सब कुछ दिखा दिया तो ठीक है, आपने फिर भी कुछ ना कुछ करके उससे थोड़ा बहुत प्रयास तो किया ही कि कुछ ना कुछ इससे मिल जाए। शुरुआत में आपने ऐसे लोगों को देखा दूर से देखने पर, ठीक है, जिनकी गलतियां साफ नजर आ रही थी। फिर उसके बाद आप क्योंकि ज्यादा रुपया पैसा के आकांक्षी हो चुके हैं, तो हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत इमरजेंसी में हो, उसे जल्दी जाना हो, ठीक है ना, उसके घर से फोन आया हो, कोई बीमार हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे सज्जन व्यक्ति को रोकेंगे, ठीक है, 10-20 मिनट उसका बर्बाद करेंगे, उससे दिमाग चाटेंगे, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं इससे भैया वसूली नहीं की जा सकती, उसको चुपचाप छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आदत बन जाएगी फिर, ठीक है। शुरुआत में ये ऐसे किसी बड़े अधिकारी के प्रेशर में किया जाता है, फिर मजा आने लगता है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, यही आगरा में ही मैं रहता हूं, तो आगरा में हरि पर्वत चौराहा है, एक हरि पर्वत चौराहा, मेरा एक दोस्त वो टीआई है, हरि पर्वत चौराहे पे वो है। मुझे पता है कि वो आगरा में बहुत दिनों से पोस्टेड है, उसकी फेसबुक वगैरह से पता चलता रहता है, ठीक है। मैंने उससे कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की, कभी भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मैं बाइक से आ रहा था, जब मतलब मैं कार में होता हूं तो कार में तो पता चलता ही नहीं है, ठीक है, कि अंदर कौन बैठा है। अब मैं बाइक से आ रहा था खुदा न खास्ता, और मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। जी हाँ, हेलमेट नहीं लगा रखा था, किसी छोटे से काम के लिए गया था, बिल्कुल मैंने गलत किया था, हेलमेट नहीं लगा रखा था। तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज लगाई मेरे नाम से। अब जब मेरे नाम से आवाज लगाई, ठीक है, तो मैंने कहा यार कौन है मेरा दोस्त ही, मतलब स्टूडेंट था, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो है ना बेटा, वो दोस्ती बन गया, मतलब इस तरह से एक रिलेशन होता है कि हम भी उस उम्र के थे जब पढ़ाते थे, तो वो भी हमसे थोड़ा बहुत छोटा ही होगा, हो सकता है बड़ा भी हो, स्टूडेंट ही था, दोस्त बन गया, ठीक है। तो उसने जो है ना नाम से बुलाया, ठीक है, पीछे जी लगा के इस तरह से। तो मैंने कहा यार नाम से पीछे जी लगा के कौन बुला सकता है, जी लगा रहा है। फिर एक बार, अब सर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि उसके भी 3-4 कांस्टेबल वहां पे खड़े थे, वो टीआई है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल खड़े थे। सर लगाएगा तो उनको लगेगा कांस्टेबल को कि अरे यार ये तो हमारे हिसाब से भी बड़ा कोई आदमी है, तो उसने जी लगा दिया नाम के पीछे, वैसे वो सर ही बोलता, जी लगा दिया। अब मैंने कहा बेटा आज तो चालान पक्का है, क्योंकि हेलमेट नहीं पहन रखा, आज तो कट गया चालान, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और पीछे से फिर एक कांस्टेबल भागा हुआ है, बहुत साहब बुला रहे हैं आपको, साहब बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कट गया चालान, ठीक है। मैंने को हो सकता है कि नाम से इसलिए बुला रहा हूं पीछे जी लगा के कि आजकल तो ये है कि आप गाड़ी का नंबर देख के तुरंत पता कर सकते हो किसके नाम पे है, तो मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। अब जब मैं वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद उसने बड़े अच्छे से वेलकम किया, चाय फाय मंगाई, बिस्किट वगैरह मंगाए, आराम से बिठाया, मुझे मेरे हालचाल पूछे, ये सारी चीजें। और फिर मुझसे बोलता है कि मतलब, फिर तो धीरे धीरे सर बोल रहा था, फिर मुझसे बोलता है कि सर मतलब मैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इस व्यवस्था के पूरा खिलाफ हूं कि एक भी व्यक्ति को ना तो मैं खामखा किसी को परेशान करूंगा, और अगर कोई बिना हेलमेट वगैरह के भी है तो मैं उसका चालान नहीं काटता, मैं उसे वार्निंग दे देता हूं, ठीक है। या अगर वो कोई बच्चा है तो उसके पापा से फोन करके बोल देता हूं कि आपके बेटे ने हेलमेट नहीं पहन रखा, देखो ये, और वो समझा देता हूं सर कि बेटा आपको अपनी जान प्यारी नहीं है, आपके मम्मी पापा या आपकी पत्नी घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके बच्चे आपके, ऐसे करके बहुत मतलब इस तरह से। अब वो मुझसे चुपचाप ही बातें कर रहा था, मतलब वो दिखा रहा था कि देखो मैं कितना एथिकल ऑफिसर हूँ, कितना अच्छा ऑफिसर हूँ, ठीक है। तभी पता चलता है कि कांस्टेबल साहब, शाम का टाइम था, मैं घर से निकला था, तभी पता चलता है कि जितना भी कलेक्शन होता है वो एक बगल की चाय की टपरी पे पूरा कलेक्शन जमा होता था। ये खुद नहीं लेते, क्योंकि ठीक है ट्रैफिक सिग्नल है तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगे हुए होते हैं, तो जिस भी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं उसकी चाबी रख लेते हैं और कह देते हैं कि जा चाय वाले को दिया, 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, जो भी तय हुआ हो, और चाय वाला पूरा रुपया रखता रहता है ना, उस हिसाब से। फिर शाम को चाय वाले से कांस्टेबल रुपया लेके आया, लगभग, ठीक है, अच्छी खासी मोटी गड्डी थी, 100 से कोई छोटा नोट नहीं था, बड़े ही नोट थे, ठीक है। और वो कांस्टेबल कहता है कि लो साहब कर लो बंटवारा, मेरे सामने की बात है, लो साहब कर लो बंटवारा। अब वो जब से इतना भाषण जो मुझे दे रहा था अपने आप को एथिकल बताने के लिए, 2 मिनट में उसका मुंह उतर जाता है, किस बात का बंटवारा, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रखा करो ये सब, ठीक है ना, ये बेईमानी का रुपया, ऐसे करके मतलब एकदम झपकिया। फिर मैंने बाद में उसे समझाया, मैंने कहा बेटा ठीक है, ये ऐसी चीज होती है कि बेशक ये तुम्हारे ऊपर कुछ काम करे या ना करे, लेकिन ये आस औलाद के ऊपर जरूर लगती है। बेईमानी से, रिश्वत से कमाया हुआ रुपया, ठीक है, हो सकता है कि इस रुपए से तुम्हें कोई असर ना पड़े, तुम्हें कोई हानि ना पहुंचे, लेकिन ये पक्की बात है जो हमारे बड़ी बूढ़ी कह के गई ना
कि भैया ये आस औलाद पे तो पक्का निकलता ही निकलता है, अगर तुम पे ना निकले तो तुम्हारी औलाद बर्बाद कर देगी जो तुमने बेईमानी की कमाई कर करके इकट्ठी कर रखी है। ये ध्यान रखना इस बात को, इसलिए हमेशा मेहनत से कमाओ, हमेशा। हाँ ठीक है, कोई बिना उसके है तो सरकारी उसका ठीक है काटो, बिल्कुल उसे हिदायत मत दो। कौन नहीं जानता नियम कानून को, आज की डेट में सब जानते हैं, ट्रैफिक रूल्स को सबको पता है, ठीक है। हर चौराहे पर लगे हुए रहते हैं ट्रैफिक रूल्स वगैरह के, हेलमेट पहन कर निकलो, हाँ तुरंत चालान काट दो। मेरा भी चालान कटना चाहिए था, मैं भी बोल रहा हूँ, चाहे बेशक मैं कितनी भी जल्दबाजी में घर से निकला, हेलमेट भूल गया सी, मेरा चालान कटना चाहिए था। 1000 रुपए का चालान है, बिना हेलमेट के कटना चाहिए था। अब बिल्कुल किसी को शिक्षा मत दो, क्लियर है। तो ऐसे ही अभी एक ठीक है ना, ज्यादा दिन की बात नहीं, 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले की बात, आपने मेरा इंस्टा पे देखा होगा, ठीक है ना, एक फोटो लगा हुआ है, पीछे मेला सा है, वो आगरा का ही है, ठीक है। आगरा में एक स्थान है कोठी मीना बाजार, वहां पे एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो वहां पे इस तरह का ठीक है ना एग्जीबिशन लगा हुआ था। चला गया मैं, शाम को क्लास नहीं थी तो मैंने कहा चला गया, आज चिल करके आते हैं, शायद संडे का दिन था, ठीक है ना, शायद यही 3 दिन पहले वाला संडे है, हाँ ठीक है। तो मेरी कार, अब मेरी कार जो है बेसिकली आगरा नंबर की नहीं है, तो बाहर की कार है, तो कांस्टेबल रोक ही लेते हैं। अब एक कांस्टेबल साहब ने जैसी मेरी कार ठीक है ना ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस की, तो उन्होंने तुरंत ये क्या करते, तुरंत फोन ऐसे, तो तुरंत फोटो खींच लेते हैं, और फोटो खींचने के बाद ऐसे ठीक है ना साइड में ऐसे करके लगाओ साइड में। मैं आ गया साइड में, मैंने कहा ठीक है भाई, मैं उतरा, मैंने कहा जी सर बताइए। अब वो मेरी तरफ देखे, वो बेसिकली आरओ की तैयारी कर रहा था, कांस्टेबल था, आरओ की तैयारी थी, वो मेरी तरफ देखे। अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, मैंने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया, आरसी दिखा दी, पोल्यूशन दिखा दिए, कार के तो सारे कागज होती है, सीट बेल्ट भी मैंने लगाई हुई थी, और ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में उसने मेरा नाम कंफर्म कर लिया कि ठीक है आप जाइए। यानी कि चलो ठीक है। उसके बाद कहा कि आप 2 मिनट और रुकिए, इनके अच्छा ठीक है, मैं बैठ गया। उसके बाद तुरंत फिर उसने अपने छोटे भाई को कॉल किया, उसका छोटा भाई शायद ठीक है मुझसे पढ़ा था, ऑफलाइन मुझसे पढ़ा था उसका छोटा भाई, ठीक है ना। तो अपने छोटे भाई को फोन किया कंफर्म करने के लिए कि ऐसे ऐसे ये सर वही है, ऐसे करके मैं भी पढ़ रहा हूँ, क्लास ज्यादा नहीं क्लास ले पाता होगा तो इतना नहीं पहचान पाया, लेकिन फिर भी जो है ना एक बार तो व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे ये है वही है, ठीक है। तो फिर उसने मुझे बताया सर मेरे पापा बीमार हैं और इस वजह से मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी करता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ कि ऐसे करके उसने मेरे बताया कि मेरे पापा को ठीक है कैंसर है, और जो भी सर यहाँ से मिलता है, जो मेरी सैलरी प्लस जो भी ऊपर से, मैं पूरा पापा के इलाज में। मैंने समझाया उसे फिर बाद में, मैंने कहा बेटा ठीक है देखो ये ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, पापा को कैंसर है, अब ईश्वर टेक केयर करेंगे, आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करो, ठीक है। अगर वास्तव में आप इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो चौराहे पे खड़े होके कि हर एक व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स का पालन करे, हर एक व्यक्ति के पास आरसी हो, सीट बेल्ट लगी हुई हो, हेलमेट हो, बहुत अच्छी बात है, डेट्स हो के पोल्यूशन हो, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत कमाई के लिए ऐसा कर रहे हो तो ध्यान रखना फिर ये कमाई आपके पापा की सेहत को ठीक करने के बजाय खराब कर देगी। और उसे मेरी बात ऐसी लगी कि अब्बू ही वो ठीक है कम से कम मतलब 2-3 ही दिन हुए हैं और उसने मुझसे 3-4 बार कॉल कर ली, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता, कई बार मैं ऐसी वॉइस मैसेज भेज देता हूँ और बस ऐसे कि सर बस ऐसे ही मिल लो, आपसे बात हो जाती, मेरा बहुत मन कर रहा था, मतलब मैंने उसे एक बार ये समझाया। तो ध्यान रखना ये बेशक नियम कानून है बेटा, ये बने हुए हैं, ठीक है, कोई सुधरता नहीं है। जो रिश्वतखोर है, जो भ्रष्टाचारी है, जिसकी आदत है, जिसके खून में भ्रष्टाचार जम चुका है, वो लेता है, लेकिन ये बहुत खराब चीज है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, सच बात बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया? जहां से बेटा प्रश्न आने के चांसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जी बच्चे, यहां से प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है सर, तो प्रश्न क्या है सर? प्रश्न है महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया? सन आपके सामने दे रखी है 1995, 1998, 2002 एंड 2005, ठीक है। 4 सन आपके सामने दे रखी हैं, 1995, 1998, 2002 और 2005। क्या महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? बहुत अच्छे, 2005 में, वेरी गुड। किस सन में बेटा? 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं,
घरेलू हिंसा में क्या शामिल है ही नहीं, ठीक है ना। घरेलू हिंसा में थकाने वाला अधिक घरेलू कार्य कराना ये शामिल नहीं है। अगर कोई महिला ये कह दे कि मेरी सास जबरदस्ती मुझसे ऐसे काम कराती है कि मैं थक जाऊं, मुझसे चक्की चलवाती है, बर्तन साफ करवाती है, तो ये घरेलू हिंसा नहीं है। बाकी का ऐसा कार्य जिससे महिला के शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो या दहेज की मांग के कारण महिला को उत्पीड़न हो रहा हो, ठीक है, थकाने वाला अधिक कार्य घरेलू कार्य जो है, ठीक है, वो घरेलू हिंसा में, डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल नहीं है। कोई भी बता देगा सर इसको। जी चलिए, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल है। बेटे को जन्म ना देने के कारण महिला को अपमानित करना, बिल्कुल है बेटा, ठीक है, ऐसा होता है आमतौर पर, है ना, कि बेटे को जन्म नहीं दे पा रही है एक महिला तो उसको अपमानित किया जा रहा है। महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाना, बिल्कुल सही बात है, घरेलू हिंसा में है। महिला को या उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देना, ठीक है, ये सभी बेटा घरेलू हिंसा में शामिल है, ये सारे शामिल है, ठीक है ना, ये सारे। तो घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल है, तो उपर्युक्त सभी बेटा जो है वह घरेलू हिंसा में शामिल है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित रिपोर्ट मिलने पर एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह महिला को सूचित करे, ठीक है ना। तो घरेलू हिंसा से संबंधित रिपोर्ट मिलने पर एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह महिला को सूचित करे कि उसका अधिकार है कि वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है ना, उसका अधिकार है कि वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसे आर्थिक सहायता दिलाई जाए, बिल्कुल बेटा। उसके अलग रहने का आदेश दिया जाए, बिल्कुल। उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, बिल्कुल। वह अपने प्रार्थना पत्र में उपयुक्त सभी आदेशों की प्रार्थना कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और ये पुलिस अधिकारी बताएगा, ठीक है। जब एक महिला, कोई भी एक महिला घरेलू हिंसा के प्रति किसी भी पुलिस अधिकारी को अगर सूचित करती है, एक महिला घरेलू हिंसा के प्रति किसी भी पुलिस अधिकारी को सूचित करती है, तो उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य कि वो बताए कि आप, ठीक है, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकती हैं, प्रार्थना पत्र में लिख सकती हैं कि आप क्षतिपूर्ति आपको दिलवाई जाए, ठीक है, जो अभी तक आपका शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है, ठीक है, अलग रहने का आदेश भी मिल सकता है, उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल सकती है, ठीक है। तो वो उपयुक्त सभी आदेशों की प्रार्थना अपने प्रार्थना पत्र में कर सकती हैं। ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सारे सही होंगे तो ई ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये सारे सही होंगे तो डी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को राहत देने के लिए संरक्षण अधिकारी, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हैं उनको राहत देने के लिए संरक्षण अधिकारियों के लिए, ठीक है, क्या क्या कर्तव्य हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को राहत दिलाते हैं, महिला की चोटों के चिकित्सीय परीक्षा कराना, महिला को आश्रय गृह पहुंचाना है, शेल्टर हाउस पहुंचाना, मामले की आख्या मजिस्ट्रेट व पुलिस थाना अध्यक्ष को भेजना, महिला को आर्थिक सहायता दिलाना, ये सभी उपयुक्त सभी, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ठीक है ना। तो जो संरक्षण अधिकारी हैं, अगर हम कर्तव्य की बात करेंगे तो संरक्षण अधिकारी की ये सारे के सारे कर्तव्य हैं, ये सभी कर्तव्य हैं बेटा संरक्षण अधिकारी के, कि महिला की चोटों की चिकित्सीय परीक्षा कराना, महिला को आश्रय गृह पहुंचाना, मामले की आख्या मजिस्ट्रेट व पुलिस थाना अध्यक्ष को भेजना, महिला को आर्थिक सहायता दिलाना, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में मजिस्ट्रेट किस प्रकार की कार्यवाही करेगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में मजिस्ट्रेट किस प्रकार की कार्यवाही करेगा, ठीक है ना। महिला की चोट रिपोर्ट की परीक्षा करेगा, महिला से शपथ पत्र लेगा, दूसरे पक्ष को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देगा, प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर बिना सुनवाई आदेश पारित करेगा, ठीक है ना। प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर बिना सुनवाई आदेश पारित करेगा, दूसरे पक्ष को नोटिस देकर भी सुनवाई का अवसर देगा। जैसे अगर किसी महिला ने बेटा मजिस्ट्रेट के समक्ष घरेलू हिंसा के प्रति अगर कोई भी, ठीक है, शिकायत की है, एफआईआर की है, ठीक है, तो महिला की चोट की रिपोर्ट की परीक्षा करेगा मजिस्ट्रेट, या महिला से शपथ पत्र लेगा, दूसरे पक्ष को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देगा, या प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर बिना सुनवाई के आदेश पारित कर देगा। आप बताइए अगर आप मजिस्ट्रेट होते तो आप क्या करते इस केस में। आदित्य यादव, खुशी, विजय, दीपचंद, विजय कुमार, बताइए फटाफट से सब लोग। विशाल, विकास दिवाकर, शैलेश पाल, किशन पटेल, अनुज,
धीरज कुमार, करिश्मा, पल्लवी, कल्पना यादव, बताइए। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया ठीक है संतुष्ट हो जाता है तो बेटा दूसरे पक्ष की बिना सुनवाई के आदेश पारित कर देगा। ठीक है, प्रथम दृष्टया अगर मजिस्ट्रेट बेटा सहमत हो जाता है ना, ठीक है ना, जो रिपोर्ट्स मिली है मजिस्ट्रेट को उनके आधार पर जो सुनवाई हुई है केवल महिला की सुनवाई के आधार पर ही बेटा वो आदेश पारित कर देगा। दूसरे पक्ष को मतलब जो भी घरेलू हिंसा के दोषी हैं, सास ससुर बहन मतलब ननद वगैरह या पति पति, सबको जेल का आदेश दे देगा बेटा, सबको, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये घरेलू हिंसा में एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, घरेलू हिंसा में बहुत स्ट्रिक्ट कानून है कि बेटा प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर ही बिना सुनवाई के आदेश पारित कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से संबंधित अपराध के नियंत्रण हेतु मजिस्ट्रेट किस प्रकार का आदेश पारित करेगा? घरेलू हिंसा से संबंधित अपराध के नियंत्रण हेतु जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वह बच्चे किस प्रकार का आदेश पारित कर सकते हैं या करेंगे? विरोधी पक्ष घरेलू हिंसा का कोई कार्य नहीं करेगा। यदि महिला कहीं कार्य करती है तो उसके कार्यस्थल पर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब विरोधी पक्ष घरेलू हिंसा का कोई कार्य नहीं करेगा। विरोधी पक्ष जो है वो घरेलू हिंसा का कोई कार्य नहीं करेगा। अरे यार वो तो कार्य करने की बात छोड़ो, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद तो बेटा जो विरोधी पक्ष है वो महिला की तरफ सही से देख नहीं सकता, चाहे पति सही, तो भूल जाएगा कि मेरी पत्नी भी रही है। घरेलू हिंसा तो बहुत दूर की बात होगी। यदि महिला कहीं कार्य करती है तो जो भी विरोधी पक्ष है, महिला है, सास है, ससुर है, नंद है, देवर है, जो भी है, उसके कार्यस्थल पर नहीं जाएगा। सही बात है। घरेलू हिंसा की शिकार महिला से ना तो मिलेगा, ना पत्र द्वारा, ना किसी ठीक है विद्युतीय माध्यम से, कंप्यूटर के द्वारा, ना टेलीफोन द्वारा कोई संपर्क करेगा। बिल्कुल सही बात है जी। उपयुक्त सभी आदेश मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। ये सभी आदेश बेटा मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं। ये सभी आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं। हाँ जी, अंकित शुक्ला बताओ बेटा। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। बड़ा सिंपल सा है कि उपयुक्त सभी आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है, सारे आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। ठीक है ना, कि घरेलू हिंसा से संबंधित अपराध के नियंत्रण के लिए मजिस्ट्रेट के बहुत व्यापक राइट होते हैं सर। अगले प्रश्न पर आते हैं। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम में महिला के आवास संबंधी आदेश में क्या उपाय होंगे? तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम में महिला के आवास संबंधी आदेश में क्या उपाय होंगे? महिला को घर से नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, आप बताएंगे महिला को घर से नहीं निकाला जाएगा। या फिर सेकंड बेटा, यदि विरोधी पीड़ित महिला के साथ रहता है तो उस महिला से अलग रहना होगा। वह तथा उसका कोई संबंधी महिला से मिलने उसके आवास वाले भाग में नहीं जाएगा। विरोधी महिला के आवास वाले भाग को बेच नहीं सकेगा। और उपयुक्त सभी आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं। जी हाँ, ये सभी आदेश मजिस्ट्रेट साहब पारित कर सकते हैं, सारे के सारे आदेश। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में पारित आदेशों का उल्लंघन करने पर क्या दंड प्रस्तावित है? 10,000 रुपए तक का जुर्माना, 6 महीने तक का कारावास, 1 साल तक का कारावास अथवा जुर्माना जो 20,000 रुपए तक हो सकता है, अथवा दोनों, 3 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपए का जुर्माना। आप बताइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में पारित आदेशों का अगर कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना मिलेगा या 6 माह तक का कारावास। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने, 1 साल तक की सजा या 20,000 तक जुर्माना या दोनों, या 3 साल का कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो बच्चे क्या है, 1 साल तक का कारावास अथवा जुर्माना जो 20,000 रुपए तक हो सकता है, अथवा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। सांप्रदायिक दंगों के नियंत्रण के लिए, अब हम सांप्रदायिक दंगों पर आ चुके हैं। ठीक है, जब आप पदस्थ होंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, सांप्रदायिक दंगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, जब आप पदस्थ होंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आएगा, वह सबसे बड़ा चैलेंज भैया जी आपके सामने क्या आएगा? सांप्रदायिक दंगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है और क्वेश्चन नंबर 37 में
सांप्रदायिक दंगों के नियंत्रण के लिए संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। मंदिर मस्जिद आदि पूजा स्थलों की विशेष निगरानी की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। अफवाहें फैलाने वालों व गड़बड़ी फैलाने वालों तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। हथियार बम व विस्फोटक सामग्री जमा करने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई व गिरफ्तार करना चाहिए, अरे बिल्कुल करना चाहिए। दोनों समुदायों में सांप्रदायिक सद्भाव कायम कराने वाले महत्वपूर्ण नागरिकों के साथ प्रशासन व पुलिस की बैठकें हों, बिल्कुल। दोनों समुदायों के ऐसे लोग बेटा जो सांप्रदायिक सद्भाव कायम कराने के लिए हों, ठीक है, उनके साथ प्रशासन व पुलिस की बैठकें होनी चाहिए। अत्याधुनिक हथियारों व साधनों से युक्त विशेष पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। मैंने क्या बोला? अत्याधुनिक हथियारों व साधनों से युक्त विशेष पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। हथियारों व हाँ बिल्कुल लगाई जाए, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे की स्थिति है और ये सभी कदम उठाए जाए। ऑप्शन जी, ये सारे कदम उठाए जाए, बिल्कुल बेटा, ये सारे कदम उठाए जाए। ये सारे कदम उठाए जाए। चलिए, कैंसील्ड किसे कहते हैं? कैंसील्ड, ठीक है, तुम लोगों के पास होगी, ठीक है बेटा। जब तुम पुलिस वाले बनोगे तो तुम्हारे पास कैंसील्ड होगी। कैंसील्ड का मतलब क्या है बेटा? सील्ड क्या है? एक रक्षा कवच। सील्ड का मतलब ही होता है जो तुम्हारी रक्षा करे, तो शरीर की रक्षा करने का एक साधन है कैंसील्ड, जो होती है, तुमने देखे दंगों में पुलिस वालों के पास होती है, ठीक है, इस तरह की बेटा, उसको कैंसील्ड कहते हैं। कि जैसे लाठी चार्ज वगैरह में पुलिस वालों के साथ रहती है, पास होती है, कि कोई पुलिस वालों के लाठी बाटी मारे तो पुलिस वाले उससे अपनी रक्षा कर सके। बाकायदा आपको ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कैंसील्ड का, ठीक है। एक हाथ में तुम्हारी लाठी होगी, एक में कैंसील्ड होगी, लाठी मारते जाओगे, दूसरा मारे तो कैंसील्ड से अपनी रक्षा करोगे। तुम में से कई तो ऐसे होंगे कि जब कभी लाठी चार्ज का अवसर मिलेगा, ठीक है, तो अपनी सारी भड़ास एग्जाम में जितना पढ़े हो, जितना अभी तक असफल हुए हो, जितने ताने रिश्तेदारों के मिले हैं, शायद वो सारी की सारी चीजें आप लाठी चार्ज करने में लगा देंगे, पूरी भड़ास को। ठीक है सर, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 39। चलिए नेक्स्ट, दंगों के दौरान सर्वप्रथम पुलिस को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? ठीक है ना, देखो क्या आ गया सर, सर्वप्रथम। अब देखो ये केस स्टडी है, अभी तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए मैं तुम्हें, ठीक है ना, 11 सेकंड का समय दूंगा। पूरे ऑप्शन पढ़ने के बाद 11 सेकंड के भीतर तुम इसका सही जवाब दोगे मुझे। दंगों के दौरान सर्वप्रथम पुलिस को क्या है? सर्वप्रथम मतलब केस स्टडी आ गई एक तरह से। दंगा भड़काने वालों, आगजनी, पथराव व फायरिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देना व हल्का लाठीचार्ज करना, सर्वप्रथम, ठीक है ना। दंगों के दौरान सर्वप्रथम पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो दंगा भड़काने वाले, आगजनी, पथराव व फायरिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देना, हल्का लाठीचार्ज करना। अश्रु गैस सेल्स फेंकना, मतलब आंसू गैस के गोले फेंकना व वाटर कैनन छोड़ना। अंतिम उपाय स्वरूप वरिष्ठ के आदेश के अनुसार फायरिंग, आवश्यकता अनुसार। अंतिम उपाय स्वरूप, देखना अंतिम उपाय स्वरूप, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्वप्रथम बोला है, तो अंतिम उपाय के स्वरूप ये तो हो ही नहीं सकता है ना। अंतिम उपाय स्वरूप वरिष्ठ के आदेश के अनुसार फायरिंग, आवश्यकता नहीं। घायलों को अस्पताल भेजना, मृतकों के सब हटाना व अन्य राहत कार्य, ठीक है ना। निरोधात्मक गिरफ्तारियां व कानूनी कार्रवाई करना, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए, समय स्टार्ट हो चुका है। देखिए, दंगा भड़काने वाले, आगजनी, पथराव व फायरिंग करने वालों को, ठीक है ना, सख्त चेतावनी देना, ठीक है। अगर वो ना माने तो लाठीचार्ज करना, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए यार, सर्वप्रथम तो यही करोगे आप, ठीक है। पहले आप चेतावनी तो दोगे, जैसे दंगा भड़क रहा है, बात समझ में आ रही है। और बेटा ऐसा जो दंगा भड़क चुका है या भड़क रहा है,
तो जो लोग दंगा भड़का रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, जो फायरिंग कर रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पहले चेतावनी पुलिस देगी कि नहीं 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 नहीं, ठीक है, जो लोग फायरिंग कर रहे हैं वो यहाँ से चले जाए, ठीक है ना, अपने घरों में चले जाए, और वो नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नहीं माने तो बेटा फिर पुलिस हल्का लाठीचार्ज नहीं करती, इतना भारी लाठीचार्ज करती है, इतना भारी लाठीचार्ज करती है बेटा कि उनका शरीर आगे आने वाले 1 साल तक उस लाठीचार्ज को किसी ना किसी रूप में याद रखता है। जब भी हल्की हल्की पुरवैया चलती है तो शरीर को पता चल जाता है कि हमने दंगा भड़काया था, हम पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, आज ही हमको उसी का प्रसाद मिला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन विधेयक, ठीक है ना, किस तारीख से प्रभावी किया गया था? ठीक है ना, आतंकवाद का प्रश्न है बेटा, तो ये डेट आपको नहीं पता होगी क्योंकि ये कोई स्टडी है नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं बेटा। 1 जनवरी 2009 को आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन विधेयक, ठीक है ना, 1 जनवरी 2009 को प्रभावी किया गया था। नेक्स्ट अगला है गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन विधेयक 2008 के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है प्रभावी किया गया था 1 जनवरी 2009 को, लेकिन ये 2008 में लाया गया था तो इसलिए इसको 2008 बोलते हैं। तो गैर कानूनी गतिविधि निवारण विधेयक 2008 के द्वारा धारा 18 में संशोधन कर, किसमें बेटा? धारा 18 में संशोधन कर आतंकवादी कैंपों को संगठित करने हेतु क्या दंड प्रस्तावित किया गया है? आतंकवादी कैंपों को संगठित करने हेतु क्या दंड प्रस्तावित किया गया है? मतलब अगर आतंकवादी कैंपों को संगठित करने के लिए कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसके लिए क्या दंड है? तो 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक। मतलब गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए धारा 18 में, ठीक है, आतंकवादी कैंपों को संगठित करने के लिए बेटा अगर कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है, ठीक है, या आतंकवादियों को संगठित करता है या इस तरह का कोई भी प्रयास करता है जिससे कि गैर कानूनी गतिविधि हो, आतंकवादी हमले हो, तो इसके लिए 5 वर्ष से लेकर और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नए आतंकवादी विरोधी कानून 2008 में, ये उसी कानून की बात कर रहा हूं, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की रिमांड की अवधि क्या रखी गई है? जैसे आतंकवाद विरोधी कानून में अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो गिरफ्तारी हो जाने के बाद जो अभियुक्त है, अभियुक्त की बेटा जो पुलिस कस्टडी में रिमांड होगी, रिमांड कितने दिन तक रखी गई है? हालांकि पुलिस कस्टडी में बेटा अधिकतम रिमांड जो हो सकती है वो 15 दिन की हो सकती है पुलिस कस्टडी में, वो भी मजिस्ट्रेट की सहमति से 15 दिन की, लेकिन इस केस में 30 दिन की रिमांड हो सकती है बेटा, 30 दिन की। अब तुम सोच के देखो 30 दिन में उसका क्या हाल होगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति आतंकवाद की गतिविधि में पकड़ा जाता है, ठीक है, तो आतंकवाद संबंधी गतिविधि में कोई पकड़ा जाता है, आतंकवादी दंगे हो चुके हैं, ठीक है, ब्लास्ट वगैरह हो चुके हैं, कई मासूम बेचारे मारे जा चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति पकड़ लिया गया तो उस केस में बेटा 30 दिन, या फिर ना भी पकड़ा गया, वह केवल इस तरह की किसी घटना को अंजाम देने वाला था, ठीक है, वह फोन पर लगातार संपर्क में था आतंकवादी संगठनों के, और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने या फिर हमारी सीबीआई वगैरह ने साक्ष्यों के आधार पर उसको उस कृत्य के करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, तो 30 दिन तक उसकी रिमांड, ठीक है ना, और सब पूछ लिया जाएगा कि बताओ तुम्हारे आका, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा के दादा, सबका नाम उगल देगा वो। 30 दिन की रिमांड। नहीं, 2009 में बेटा लागू हुआ है, लेकिन ये चूंकि संसद में 2008 में ही रख दिया गया था, 2008 में, ठीक है, ध्यान रखना 2009 से तो वो लागू हुआ 1 जनवरी से। तो इस केस में सर कितना? 30 दिन। इस केस में भैया जी कितना? 30 दिन की रिमांड की अवधि रखी गई है। तो 42 का क्या हो जाएगा सर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का होगा कि आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति जिसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हो गई है, चार्जशीट दाखिल हो गई है, उसके विरुद्ध सरकार को क्या शक्तियां प्राप्त हैं? ठीक है, तो आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति जिसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हो गई है
और सरकार को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है? सरकार उसका पासपोर्ट जब्त कर सकती है, उसका शस्त्र लाइसेंस जब्त कर सकती है, उसकी वित्तीय संपत्तियों को जब्त कर सकती है, सभी कर सकती है सरकार, ये सारी चीजें कर सकती है बेटा। आरती चौधरी, फॉर्म ऑनलाइन हो गया है, मम्मी जी का नाम गलत है, जाति आय में क्या करूं सर? बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, ठीक है, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाम गलत हो गया है, आप अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करो, ठीक है। और जब आपका बेटा ठीक है एग्जाम वगैरह हो जाएगा ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो है ना बच्चे अपनी इस आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। दर्ज करा सकते हो तभी, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की अनुसूची में कितने अधिनियम रखे गए हैं जिनसे संबंधित अपराधों पर विचार राष्ट्रीय एजेंसी करेगी? तो 44 का हो जाएगा बेटा 8, मतलब सी ऑप्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की अनुसूची में 8 अधिनियम रखे गए हैं जिनसे संबंधित अपराधों पर विचार, ठीक है, नेशनल एजेंसीज करती हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2018 की धारा में विशेष न्यायालयों का गठन किनके द्वारा किया जाएगा? विशेष न्यायालयों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, या फिर बेटा ये काम किसका होगा? गृह मंत्री का होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आंतरिक सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी बेटा किसकी होती है? गृह मंत्री की होती है। तो इसलिए विशेष न्यायालयों का गठन जो है वह नहीं, विशेष न्यायालयों का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ठीक है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी जो मंत्री है वो गृह मंत्री है। आंतरिक सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी या वो मंत्रालय जो संभालता है वो गृह मंत्रालय है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो जो विशेष न्यायालयों का गठन होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा होगा। माफ कीजिएगा, इसमें मैं गलत हो गया, केंद्र सरकार के द्वारा होगा, है ना, मैंने ठीक करा दिया। थर्टी थ्री को समझा दो गुरुजी। 33, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में मजिस्ट्रेट किस प्रकार की कार्रवाई करेगा? ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को यह है, ठीक है, कंफर्म हो जाता है कि वास्तव में जो पीड़िता है या पीड़ित है, ठीक है, घरेलू हिंसा से पुरुष भी परेशान हो सकता है, ऐसा नहीं कि घरेलू हिंसा हमेशा महिलाओं के खिलाफ होती है। डोमेस्टिक वायलेंस आजकल पुरुषों के खिलाफ ज्यादा हो रही है, ठीक है, चिमटे, फूंकने, बेलन, चप्पल, जूते, ये सारी चीजें पुरुषों को पड़ सकती हैं। एक कुल मिलाकर तो घरेलू हिंसा से परेशान कोई भी वादी या वादी है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, पुरुष हो या महिला हो, ठीक है, अगर उन्होंने पर्याप्त साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिए कि वास्तव में उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है ना, और इस बात की पूरी अच्छे से मजिस्ट्रेट साहब कंफर्म हो जाता है, उनको इस स्थिति का बाकायदा बच्चे अंतिम रूप से उनको पता चलता है कि हाँ इनके खिलाफ घरेलू हिंसा हुई है, तो वो बिना दूसरे पक्ष की सुनवाई करे, ठीक है, दूसरे पक्ष को सजा दे सकते हैं, सजा सुना सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो जाओ, सर्दी बहुत पड़ रही है, आराम से अच्छे से, ठीक है ना। हमारा काम आपको पढ़ाना है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, ठीक है। चलिए, अनु मिश्रा कह रहे हैं सर मेरी वाइफ मुझे मारती है, क्या करें? बेटा तुम्हारी वाइफ मारती नहीं है, क्योंकि जो पति पिटता है ना अपना पत्नी से, वो बोल ही नहीं सकता किसी को, वो बोलता ही नहीं है बेचारा, तो इसका मतलब है तुम्हारी मारती नहीं है, या फिर तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन जिस दिन ईश्वर करे तुम्हें वो मारे, तुम किसी को बता भी नहीं पाओगे। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, ओके।